गुड मॉर्निंग साथियों। हमने जो भक्ति काल है उस भक्ति काल की जो निर्गुण शाखा थी, उस निर्गुण शाखा में जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है जिसको संत काव्य कहा जाता है, यानी जो ज्ञानाश्री काव्य धारा थी उसको संत काव्य कहा जाता था। तो उस संत काव्य का हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है, सारे कवियों का अच्छे से वर्णन देख लिया है। इसके अलावा उसके बाद में हमने उसका अच्छे से रिवीजन कर लिया है। आज हम जो निर्गुण काव्य धारा है हमारी, उस निर्गुण काव्य धारा में हमारा दो था, एक संत और एक सूफी काव्य। तो संत को ज्ञानाश्री कहा जाता था और जो सूफी काव्य है उसको क्या कहा है, प्रेमाश्री काव्य कहा जाता है। तो आज हम उस प्रेमाश्री काव्य धारा है उसके बारे में पढ़ेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण जो कवि होंगे उन कवियों के वर्णन को हम अच्छे से देखेंगे। तो मैं बीएल लोना, मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको प्रत्येक दिन मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। किसी भी प्रकार का डाउट, कंफ्यूजन आपका होता है, कोई क्वेश्चन आपका होता है, तो आप निसंकोच मेरे से पूछ सकते हो। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मैं टेलीग्राम पे सेंड करता हूं, तो उस टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आप जाकर उसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। इसके अलावा आपके हिंदी सब्जेक्ट है और चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल से आप नियमित जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, व्याकरण, पाश्चात्य शास्त्र, हिंदी की जो शिक्षण विधियां, सारे टॉपिक अच्छे से करवा दिए जाएंगे। अब बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास में जो प्रेमाश्री काव्य धारा है, सूफी काव्य, एक बार जो नए आए उनको भी पता चल जाए, मैं आपको एक बार थोड़ा रिवीजन की तरह बता दूं कि हमारा जो भक्ति काल है, हमारा भक्ति काल, उस भक्ति काल है, उस भक्ति काल की दो शाखाएं की गई थी। भक्ति काल की कितनी शाखाएं की गई थी? दो शाखाएं। एक था निर्गुण और दूसरा था हमारा सगुण। एक निर्गुण, दूसरा सगुण। अब जो इन जो निर्गुण है इसकी भी दो शाखाएं की गई है, और फिर ये सगुण है इसकी भी दो शाखाएं की गई है। तो निर्गुणों में दो शाखाएं की गई है, उसका पहले का नाम था ज्ञानाश्री काव्य धारा, ज्ञानाश्री काव्य धारा। और इसके अलावा दूसरा जो था वो था प्रेमाश्री काव्य धारा, प्रेमाश्री काव्य धारा। इधर हमारा जो सगुण है इसमें एक तो हो गया रामाश्री काव्य धारा, रामाश्री काव्य धारा, और दूसरा हो गया कृष्णाश्री काव्य धारा, कृष्णाश्री काव्य धारा। अब देखिए, जो हमारा ज्ञानाश्री है इसको संत काव्य कहा जाता है, और हमारा प्रेमाश्री है इसको सूफी काव्य कहा जाता है। तो हम देखिए भक्ति काल के अंदर हमने निर्गुण जो पढ़ रहे हैं, उस निर्गुणों में ज्ञानाश्री जो शाखा है उसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया। अब आज हम प्रेमाश्री काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा निर्गुण है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सगुण के बारे में, रामाश्री और कृष्णाश्री, उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूं। अब देखिए हमारा जो प्रेमाश्री काव्य धारा जिसको सूफी काव्य कहा जाता है। अब देखो सूफी काव्य और जो संत काव्य, ये नाम है इनको, यानी ज्ञानाश्री को संत काव्य और प्रेमाश्री को सूफी काव्य, वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, रामकुमार वर्मा। तो उन रामकुमार वर्मा ने इनको ये नाम दिया है। मलिक मोहम्मद जायसी, ये जो हमारा भक्ति काल की जो प्रेमाश्री काव्य, इसके जो प्रतिनिधि कवि है, प्रतिनिधि कवि है। जिस प्रकार हमारे ज्ञानाश्री जो शाखा थी उसके प्रतिनिधि कवि वो कौन थे? कबीर थे, उसके प्रतिनिधि कवि कबीर थे। और उसी प्रकार जो हमारा प्रेमाश्री काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि है वो मलिक मोहम्मद जायसी है। तो जहां पर भी भक्ति काल में निर्गुण शाखा आएगी, निर्गुण शाखा में ज्ञानाश्री नाम आता है तो कबीर से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। प्रेमाश्री जहां नाम आता है तो सूफी काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो हमने कबीर के बारे में अच्छे से पढ़ा था, और मलिक मोहम्मद जायसी है उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब देखिए, पढ़ने से पहले हमने पहले वाली क्लास में, कल तो हमने रिवीजन किया, उससे पहले दिन हमने क्या पढ़ा था उसके क्वेश्चन है मैं आपसे पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। फिर हम इसका जब रिवीजन करेंगे तो मैं इनके जवाब आपको अच्छे से बता दूंगा। संत रज्जब का पूरा नाम क्या है? संत रज्जब के गुरु का क्या नाम था?
चंडी चरित्र रचना के रचनाकार है। संत लालदास जी का समाधि स्थल कहां पर है? सहजोबाई और दयाबाई किसकी शिष्य हैं? ये जो 5 क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कल जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित है, तो इसके जवाब आपको कमेंट में देने। आप कमेंट में इसके जवाब नहीं देते हो, जवाब जरूर दिया करें, उससे आपका अभ्यास होता है। ठीक है, तो जरूर इसके जवाब देने की कोशिश करें। अब देखिए, आज हम जायसी के बारे में पढ़ते हैं। बात करें जायसी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो देखिए जन्म की बात करें तो 1492 ईस्वी में जायसी का जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? जायस, इसीलिए ये जगह का नाम है जायस, इसीलिए ये जायसी कहलाए। इस जगह का नाम जायसी था, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? जायसी पड़ा। तो जायस स्थान का नाम है। मृत्यु है जो 1542 ईस्वी में, तो याद रखना है जन्म 1492 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1542 ईस्वी में। अब इनके गुरु की बात करें, जायसी के गुरु शेख मोहिदी, शेख अशरफ और शेख बुरहान, ये तीनों है वो इसके गुरु माने जाते हैं। शेख मोहिदी, शेख अशरफ और शेख बुरहान। जायसी का प्रिय अलंकार हेतुत्प्रेक्षा, यानी उत्प्रेक्षा जो अलंकार होता है ना, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में जो 3 इसके भाग किए गए, उसमें से जो हेतु उत्प्रेक्षा है, वो हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है, वो जायसी का प्रिय अलंकार है और मोस्ट है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अलंकारों को मैंने फर्स्ट ग्रेड की जो क्लासें लिए वहां पर भी अच्छे से पढ़ाया और सेकंड ग्रेड की जो प्लेलिस्ट बनी हुई वहां पर भी मैंने अच्छे से बनाया। फर्स्ट ग्रेड में वो अलंकार लिए जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दे रखे और सेकंड ग्रेड में वो अलंकार लिए गए जो सेकंड ग्रेड में सिलेबस में दे रखे। तो वो क्लासें हैं, अलंकार को अच्छे से समझने के लिए आप वो क्लासें अच्छे से देख सकते हो। इसके अलावा भी कुछ अगर आरपीसी ने जो सिलेबस चेंज किया उसमें नए टॉपिक जोड़े गए, नए अलंकार जो जोड़े गए, वो भी मैं आपको समय रहते अच्छे से करवा दूंगा। आगे बात करते हैं प्रमुख रचनाओं की, तो जायसी की जो प्रमुख रचना पद्मावत, ये एक महत्वपूर्ण रचना है, महत्वपूर्ण रचना है। अखरावट, चित्रलेखा, आखिरी कलाम, कहरनामा और मसलनामा, ये जो 6 रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण रचनाएं, जिसमें से पद्मावत है वो एक महाकाव्य है। पद्मावत क्या है? महाकाव्य है और महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अब देखिए विशेष बिंदु पद्मावत के संबंध में, यानी पद्मावत से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछते, तो पद्मावत के बारे में हम थोड़ा वर्णन देख लेते हैं कि पद्मावत में अक्सर है क्या। तो रचना समय की बात करें तो 1540 ईस्वी में इनका समय है, यानी ये रचित रचना 1540 ईस्वी में। और हिजरी सन की बात करें तो 947 ईस्वी में जो हमारे जो मुसलमान जो भाई है, मुसलमान भाई है, उसके अंदर जो ये हिजरी सन जो चलता है मुसलमान धर्म में, तो हिजरी सन की बात करें तो 947 ईस्वी है और रचना है वो जो इसका समय है वो 1540 ईस्वी होता है। तो दोनों याद करिए, आपको हिजरी सन में भी पूछा जा सकता है 947 ईस्वी। आचार्य शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है, मोस्ट लाइन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वो कौन सी रचना है जिसको हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना? सूफी साहित्य की बात नहीं हो रही, पूरे हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है हिंदी साहित्य का। तो ये महाकाव्य है, परंतु हिंदी का सर्वप्रथम जो महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि वो पद्मावत है। 57 खंडों में विभाजन, यानी इसका जो खंडों में मैंने बताया, खंड है, काल है, परिच्छेद है, सर्ग है, समय है, ऐसे नाम देकर पूछे जाए। तो पद्मावत है, उस पद्मावत के अंदर क्या खंड है? तो 57 खंड का मतलब हो गया 57 पाठ है, ये 57 पाठ है। आगे देखिए, आगे बात करें, ये सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य है। प्रौढ़तम का मतलब होता है प्राचीन, जो पुराना। तो सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य है कौन? पद्मावत। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन, चित्तौड़ जो हमारे राजस्थान में पड़ता है, तो चित्तौड़ का राजा कौन था? रतन सेन था। वह सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह का वर्णन है। यानी जो रतन सेन है चित्तौड़ का राजा, और सिंहल जो द्वीप है
जिसकी राजकुमारी है पद्मावती, दोनों के बीच में जो प्रेम हो जाता है और फिर उसका विवाह होता है, उस प्रेम विवाह का वर्णन है जो हमारे को पद्मावत में देखने को मिलता है। अब इसकी जो पूरी तो कहानी अच्छे से समझ में तब आती है जब हम पद्मावत को पढ़ते हैं कि पद्मावत में क्या क्या वर्णन है, परंतु हमारे को यहाँ पर पूरी पद्मावत को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने पद्मावत से संबंधित वो पॉइंट यहाँ पर छांट के ले लिए हैं जो हमारे एग्जाम में आते, क्योंकि पद्मावत पूरी को जब पढ़ेंगे तो इतना हमारे पास में टाइम है नहीं कि पूरी पद्मावत को हम अभी पढ़े। आप पद्मावत का जो टॉपिक हमारे दे रखा होगा, जैसे नागमती, वियोग खंड है, जो भी अगर सिलेबस में जो देते हैं तो वो तो हमें देखना पड़ता है, बाकी पूरी पद्मावत को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसका जो पूर्वार्ध भाग है, पूर्वार्ध का मतलब होता है जो पहले लिखा गया है, और उत्तरार्ध का मतलब हो गया जो बाद में लिखा गया है। तो पूर्वार्ध का मतलब ये बीच में से कट हो गई, आधी रचना पहले की और आधी रचना बाद में। तो पूर्वार्ध यानी जो पहले लिखा गया भाग है, रतन सेन पद्मावती के विवाह तक की कथा है, यानी जो पूर्वार्ध जो भाग है उसके अंदर हमारे को क्या देखने को मिलता है कि रतन सेन और पद्मावती उनकी विवाह होता है, उस विवाह की घटना हमारे को इस पूर्वार्ध भाग में देखने को मिलती है। फिर आता है उत्तरार्ध भाग, विवाह उत्तर जीवन की कथा। विवाह उत्तर का मतलब विवाह धन उत्तर, विवाह धन उत्तर। अब यहाँ पर संधि कौन सी हो गई आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि इस शब्द के अंदर कौन सी संधि हो रही है। विवाह धन उत्तर यानी विवाह के बाद की जीवन कथा, तो बाद में क्या हुआ था वो वर्णन। तो उत्तरार्ध है उसके अंदर बाद की कथा है विवाह से, और पूर्वार्ध है वो विवाह के तक की कथा है, यानी शुरुआत से लेकर विवाह तक की कथा है वो उत्तरार्ध पूर्वार्ध भाग में, और उत्तरार्ध के अंदर विवाह के बाद की कथा। दोनों अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि पूर्वार्ध पहले के भाग में जो विवाह से पहले की होगी, क्योंकि विवाह होने के बाद की तो बाद वाले में आएगी। पूर्वार्ध भाग को कल्पना प्रसूत हुए, उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक माना गया, ये लाइन मोस्ट है। यानी इसका पूर्वार्ध भाग है पहले का भाग वो कल्पना प्रसूत है, यानी कल्पना से गढ़ा गया, और उत्तरार्ध भाग है वो ऐतिहासिक है। क्यों कि इस पूर्वार्ध भाग में मैं मोटा मोटी आपको थोड़ा सा बता दूं कि ऐसा होता है कि एक हीरामन नाम का जो एक तोता होता है, वो तोता है जो उड़कर आता है रतन सेन के पास में, और रतन सेन को बताता है कि ऐसी एक राजकुमारी जो इतनी सुंदर है, ऐसी है, तो फिर उसके प्रेम में रतन सेन मोहित हो जाता है। फिर वहां पर वो जाता है और उस पद्मावती से विवाह करता है। तो ये जो घटना है वो तोते वाली ये घटना है कि ऐसा नहीं हुआ था, एक कल्पना प्रसूत है। तो पहले की जो घटना है विवाह तक की, तो विवाह तक की जो पहले की घटना है वो क्या है कल्पना प्रसूत। उसके बाद में जो घटना है कि उसके जो लड़ाइयां हुई थी और जो भी घटनाएं हुई थी तो वो उत्तरार्ध भाग में वो ऐतिहासिक है। तो पहले वाली बात है वो कल्पना प्रसूत है जो तोते वाली है। आगे देखो, आगे डॉक्टर हरदेव बारी द्वारा रचित प्राकृत साहित्य का इतिहास महत्वपूर्ण रचना है हरदेव बारी की। ग्रंथ के अनुसार इस रचना का मूल स्रोत प्राकृत में रचित रतन शेखर कथा को माना गया है। यानी डॉक्टर हरिदेव बारी का मानना है कि उसकी एक किताब है प्राकृत साहित्य का इतिहास, उसके अंदर उन्होंने वर्णन किया है कि जो हमारी पद्मावत है उसका जो मूल स्रोत कहां से लिया गया है कि प्राकृत में एक रचना है रतन शेखर कथा, वहां से लिया गया है। पद्मावत को रूपक काव्य भी कहा जाता है, याद रखना है पद्मावत को रूपक काव्य भी कहा जाता है। पद्मावत में 7 अर्धालियों के पश्चात 1-2 की व्यवस्था, ये लाइन पूछी गई है, यानी पद्मावत में 7 अर्धालियों के पश्चात 1-2 की व्यवस्था है, यानी 7 अर्धालियां आ गई फिर 1-2 आ गया, फिर 7 अर्धालियां आ गई 1-2 आ गया, इस प्रकार की व्यवस्था करके इसको लिखा गया है। पद्मावत रचना में वर्णित नागमती वियोग खंड भारतीय वियोग श्रृंगार साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। यानी पद्मावत है उसका एक खंड है नागमती वियोग खंड, क्योंकि पद्मावत है उसके अंदर कितने खंड है 57 खंड है। पद्मावत के अंदर कितने खंड है 57, उसमें से एक खंड का नाम है नागमती वियोग खंड, नागमती वियोग खंड। तो उस नागमती वियोग खंड का मतलब हो गया ये एक पाठ है, इसके अंदर क्या है कि भारतीय वियोग श्रृंगार साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है, यानी नागमती का वियोग वर्णन उसके अंदर हमारे को देखने को मिलता है। आगे देखिए, अब यहाँ पर दे रखे पात्रों के नाम व प्रतीक, यानी पद्मावत के अंदर कुछ पात्र है, उन पात्रों के नाम यानी प्रतीक दे रखे। जिस प्रकार चित्तौड़ है तो चित्तौड़ को उसके अंदर क्या माना गया, इसको तन या शरीर माना गया। और ये मोस्ट सभी को अच्छे से याद कर लेना, आपसे पूछा जाएगा कि
तन या शरीर का प्रतीक किसको माना गया, वहां पर नाम आएगा चित्तौड़ को, सिंहलदीप को, राजा रतन सेन को, पद्मावती को, ऐसे ऑप्शन देंगे। तो चित्तौड़ है वो तन या शरीर का प्रतीक है, यानी जैसे ये कल्पना की गई कि एक मनुष्य होता है ना, उस मनुष्य की पूरी जो उसकी जो चीजें होती है उसके आधार पर माना गया। तो चित्तौड़ है उसको क्या तन या शरीर माना गया, यानी मनुष्य का एक शरीर माना गया, चित्तौड़ है वो, ठीक है। जो गढ़ है शियलदीप, शियलदीप कौन सा है, जहां की जो पद्मावती थी, तो उसको हृदय माना गया है, यानी चित्तौड़ को क्या मान लिया, तन मान लिया, तन के अंदर फिर क्या हृदय होगा, तो शियलदीप है उसको हृदय माना गया। राजा जो रतन सेन है, राजा रतन सेन को मन माना गया, रतन सेन को मन माना गया। क्यों कि जिस प्रकार आप याद करोगे ये क्या है, ये चित्तौड़ है, जैसे मान लिया चित्तौड़ का किला है, तो ये इसको पूरे को शरीर मान लिया, इसको क्या मान लिया, शरीर मान लिया। तो अब मन कहाँ रहेगा, शरीर के अंदर ही रहेगा। तो रतन सेन वो गढ़ है ये चित्तौड़ का, तो उसके अंदर ही रहता है। फिर हृदय, हृदय वहां पर हृदय के अंदर, इसके अंदर जैसे मन है, तो ये इस प्रकार ये माना गया है। रानी पद्मावती बुद्धि, रानी पद्मावती है उसको क्या बुद्धि का प्रतीक माना गया है। रानी नागवती है उसको सांसारिक बुद्धि का प्रतीक माना गया है। आगे फिर जो हीरामन तोता है उसको गुरु माना गया, क्योंकि उन्होंने आकर वो शिक्षा दी थी, तो हीरामन तोते को गुरु माना गया। राघव चेतन है उसको शैतान माना गया है, और अलाउद्दीन खिलजी है उसको माया माना गया। कहने का मतलब ये इसके पात्र है, जिस पद्मावत के, उन पात्रों के अलग अलग प्रतीक माने गए। इनको आपको अच्छे से याद करना, ये मोस्ट है। आगे देखो, आगे लिखा आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य कहा है। मोस्ट लाइन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का वेद वाक्य किसे कहा है, तो पद्मावत को कहा है, पद्मावत को कहा है। पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। यानी ये लाइन है एग्जामिनर कैसे भी करके आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो एग्जामिनर की सोच पे निर्भर करता है कि वो किस प्रकार सोचता है। अखरावट दूसरी जो रचना है, अखरावट का मतलब जिसे हम बोलते हैं ना अक्षर, आखर फिर बना अक्षर, तो एक हमारा तत्सम हो गया, एक तद्भव हो गया, यानी अक्षर जो होता है उस अक्षर का आखर होता है। तो अखरावट ये इसी से बना है शब्द। अखरावट का मतलब हो गया वर्णमाला, क्योंकि अक्षरों में क्या वर्णमाला, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत का वर्णन चौपाई छंद में किया गया। यानी जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला कौन सी है, जैसे हम क ख ग घ इस प्रकार पढ़ते हैं, तो ये कह अखरावट में क्या वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर, यानी एक एक अक्षर को लेकर सूफी जो मत है उसका वर्णन है ना, वो अच्छे से किया गया है। कि जैसे क के आधार पर क्या वर्णन है, ख के आधार पर क्या वर्णन है, चौपाई छंद में। छंद है वो हमने चौपाई छंद है, उसके अंदर कितनी 16 मात्राएं होती है। छंद के बारे में मैंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जितने छंद दे रखे उसको अच्छे से समझाया, अगर वो समझना चाहते हो तो आप वो क्लासे अच्छे से देख सकते हो। आगे देखिए, आगे जो तीसरी रचना वो है आखिरी कलाम। आखिरी का मतलब अंत होता है। आखिरी कलाम में कयामत यानी प्रलय का वर्णन, के दिन का वर्णन है। बाबर के शासन काल में रचित रचना, यानी जो आखिरी कलाम का जो रचना समय वो बाबर के शासन काल के समय रचित। अब जायसी से संबंधित प्रमुख पंक्तियां, यहाँ पर मैंने जो छोटा छोटा जो वर्णन लिया वही वर्णन लिया जहां से एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन बनाता है, बाकी पूरी तो बहुत सारा लिखा हुआ है, वो पूरा मैटर में नहीं देखना है। अब जायसी से संबंधित प्रमुख जो पंक्ति है जो अक्सर एग्जाम में पूछते, तो इनका अर्थ आपको आए या ना आए, परंतु आपको ये लाइन याद रहनी चाहिए कि ये लाइन देते हैं आपको पता चल जाएगी ये किसकी है। तो इन पंक्तियों को देख लेते हैं। पंक्तियों में क्या लिखा है, एक नंबर की पंक्ति आदि अंत जस कथा कही। 2 नंबर पीयूषो कहे दू संदेशड़ा हे भोरा हे काग, सो धन ही वीरे जरी मुई ते ही दुआ हम लाख। यानी पीएसओ कहे दू संदेशड़ा हे भोरा हे काग, यानी जो नागमती जो वीरे के अंदर जो जल गई है वो कह रही है कि पीएसओ कहे दू संदेश, पिया को जाकर मेरा संदेश दे दीजिए हे भोरा हे का, यानी जो भंवरा होता है और जो काग होता है उसको ये संबोधन करके कह रही है। सो धनी, धनी का मतलब यहाँ पर पत्नी होता है, ठीक है। विरह जरीमु यानी आपके वीरे में वो जलकर मर गई है। तेहिक धुआं हम, उसका प्रमाण है हमारे पास में क्या है, तेहिक धुआं हमला, यानी उसका धुआं हमें लगा इसलिए हम काले हो गए। परंतु भौरा और काग वो तो काले ही होते हैं, परंतु उसका ऐसा माना गया है। 3 नंबर है नव पोरी पर दसम दुआरा तेही पर बाजराज गरियारा, ओ मन जानी कवित अस्किन है, मोही का हाशेसी का कोहरी, यानी ऐसा माना जाता है कि जायसी है वो क्या थे, कुरूप थे, इसलिए उसको देखकर कुछ
युवतियां वो हंस रही थी तो वो कह रही मोई का हंसे सीखा कही, यानी कह रही को मेरे को हंसने की जरूरत है, मेरी जो विद्वत्ता उसको आप देखिए। मानुष प्रेम भयउ बेकुटी, तो ये जो 5-6 जो लाइनें हैं जो पद्मावत से हमारी जायसी से संबंधित है, तो इनके बारे में अक्सर पूछ लेते हैं कि ये लाइन किसकी है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे सूफी काव्य धारा के अन्य कवि यानी सूफी परंपरा के और भी जो कवि है जिसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। इस क्लास में किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन डाउट कोई चीज समझ में नहीं आई, किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जाते जाते लाइक जरूर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।